तो दोस्तों, बीजेपी कह रही है कि पिछली बार 303 मिली थी, इस बार 370 मिलेगी। ये विशुद्ध रूप से जुमला है, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी ने बड़ी सफाई से पूरे देश को इसके लपेटे में ले लिया है। अब टॉकिंग पॉइंट ये नहीं रहा कि बीजेपी 270 छू पाएगी, बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी या नहीं। लोगों के जुबान पर हर जगह ये चर्चा हो रही है, 370 आएंगी क्या, 370 आएंगी क्या। सबसे बड़ी बात है कि पूरा विपक्ष इस ट्रैप में फंस गया है, मीडिया के लोग भी इस ट्रैप में फंस गए हैं। 370 का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये बात बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है। तो आप सवाल उठाएंगे कि हकीकत या हकीकत के आसपास क्या हो सकता है आंकड़ा। यहां दो संभावनाओं पर बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, एक छोटा सा सवाल है आपसे कि बीजेपी 303 से बढ़कर 320 325 तक पहुंचेगी, इसकी संभावना आपकी नजर में कितनी है। दूसरा, बीजेपी 303 से घटकर 250 के नीचे 220 225 230 तक पहुंचेगी, इसकी संभावना आपकी नजर में कितनी है। मेरी जो राय है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट जो एक हुआ है, इसको लेकर लोग कह रहे हैं साहब केमिस्ट्री नहीं है, गणित से क्या होता है और सीट शेयरिंग से क्या होता है और वोट ट्रांसफर होना चाहिए। एनडीए की कोई बात नहीं कर रहा, हर कोई इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन गठबंधन से बहुत कुछ होता है, एक नैरेटिव बदलता है, जनता के बीच ये पॉजिटिव मैसेज जाता है। दूसरा, जहां जहां गठबंधन हो रहा है वहां वहां ये तय हो गया है, बीजेपी को भी पता लग गया है कि जहां जहां गठबंधन हो रहा है वहां एंटी बीजेपी वोट बिखर नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी जहां जहां गठबंधन हो रहा है वहां वहां बीजेपी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थी या तो उतनी ही सीटें मिलेंगी या उसमें कमी आएगी, ज्यादातर जगह कमी ही आएगी। ये गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा है जो नजर आ रहा है। दूसरा, एक बड़ी बात है कि 10 साल सत्ता के लिए बहुत होते हैं। मनमोहन सिंह सरकार को भी 10 साल ही दिए थे लोगों ने। अमेरिका में तो 4 और 4 8 साल ही राष्ट्रपति को दिए जाते हैं कि देश जितना बदलना है 8 साल में बदल डालिए। भारत में मोदी जी को 10 साल दे दिए जनता ने। अब 10 साल बाद मोदी जी को हिसाब देना है, वो हिसाब क्या देंगे वो जाने और आप वोटर जाने, मैं इस बीच में नहीं पड़ता। लेकिन 3 एक संभावनाएं हैं जो मुझे जो लगता है कि बीजेपी की 303 से घटकर 225 230 240 तक आने की ज्यादा बड़ी संभावना है, या बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो आशंका है। उसके 3 बड़े कारण नजर आते हैं पॉलिटिकल पंडितों के अनुसार। एक, कुछ लोगों का कहना है कि पिछली बार बीजेपी ने 77 सीटें 1 लाख के कम अंतर से जीती थी। अगर इन 77 सीटों पर विपक्ष एक हो जाता है, महागठबंधन हो जाता है और उसमें से वो 50-60 सीटें जीतने में भी कामयाब हो जाता है, तो बीजेपी स्वाभाविक रूप से 303 से घटकर 240-250 के बीच में आकर जा टिकती है। दूसरा, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में 151 सीटों में सीधा मुकाबला इस बार होगा। मोटे तौर पर 151 को हम एक आधार बना रहे हैं बड़े राज्यों के हिसाब से। राजस्थान की 25, गुजरात की 26, मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, हरियाणा की 10, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की 9, कुल मिलाकर कर्नाटक की 28, असम की 17। इन 151 सीटों में से कांग्रेस ने पिछली बार 7 सीटें जीती थी। इस बार अगर कांग्रेस 30-40 सीटें जीतती है तो फिर बीजेपी 270 पर 260 पर आ जाएगी। यह संभव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। खासतौर से कर्नाटक में कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, असम में कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, हरियाणा में बढ़ेंगी, हिमाचल प्रदेश में बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश में बढ़ सकती हैं, छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है 1 आध सीट, ये बात कही जा रही है। एक और बात कही जा रही है पॉलिटिकल पंडितों की तरफ से स्विंग स्टेट्स को लेकर। ये स्विंग जो हम लाए ना, ये अमेरिका से लेकर आए हैं। अमेरिका में आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, कुछ जगह नीला रंग पोत दिया जाता है, कुछ जगह लाल रंग। लाल रंग है रिपब्लिकन्स का और नीला रंग है डेमोक्रेट्स का। और कुछ स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स होती हैं जो चुनाव का निर्धारण करती हैं। तो हिंदुस्तान में इस बार स्विंग स्टेट्स के हाथ में बहुत कुछ है, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। इन स्विंग स्टेट्स में करीब 190 सीटें आती हैं, जिसमें बिहार की 40 हैं, महाराष्ट्र की
48 हैं, पश्चिम बंगाल की 42 हैं, कर्नाटक की 28 है, हरियाणा की 10 है, नॉर्थ ईस्ट की असम को हटा दिया जाए तो 11 है, फिर गोवा की 2 हैं, चंडीगढ़ है। पिछली बार इंडिया ने इसमें से 190 में से 32-33 सीटें कुछ जीती थी। इस बार अगर इंडिया दम लगाकर लड़ती है और स्विंग स्टेट्स में वाकई में बीजेपी के खिलाफ स्विंग आता है और इंडिया के हिस्से में 85-90 सीटें आ जाती हैं 190 में से, तो स्वाभाविक है बीजेपी की 55-60 सीटें कम हो जाएंगी। 55-60 सीटें कम होने का मतलब बीजेपी 240 पर आ जाएगी। और अगर इसमें हम झारखंड और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ दें, झारखंड की 12 और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भी जोड़ दें और इसमें बीजेपी के खाते से कुल मिलाकर 10 सीटें, 10-12 सीटें भी घटा लें, जो कि एक बड़ी संभावना लगती है सच्चाई के करीब, तो बीजेपी 225 से लेकर 230 तक में आ सकती है। इस बात को की संभावना करीब करीब नजर आ रही है। 370 सीटें तक तो सवाल इसलिए भी नहीं उठता क्योंकि 370 तो है ही नहीं बीजेपी की जीत के लिए। 150-160 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो बीजेपी ने आज तक जीती ही नहीं है। दक्षिण भारत की 85 से लेकर करीब 100 सीटें, तेलंगाना को भी जोड़ दिया जाए तो 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं उनमें से, सिर्फ तेलंगाना में। इस बार वहां भी जीत की संभावना ना के बराबर लगती है। तो ऐसे में 370 तो आप भूल जाइए। अब एक फॉर्मूला प्रशांत किशोर का देख लेते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हिंदुस्तान को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड मत कीजिए, वर्टिकल डिवाइड कर दीजिए। यानी ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं और साउथ की स्टेट्स हैं, यानी नीचे से शुरू किया जाए तो केरल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, और इन सारी सीटों को कैलकुलेट किया जाए तो ये करीब करीब 200 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 50 से ज्यादा नहीं है। यानी गैर बीजेपी के पास 150 सीटें हैं और बीजेपी के पास 50 सीटें हैं। तो बीजेपी को सीटें मिलती कहां से हैं? इस तरफ वाले हिंदुस्तान में आ जाइए, नॉर्थ को ले लीजिए और वेस्ट को ले लीजिए। यानी महाराष्ट्र की 48 जोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की 80, फिर उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह जोड़ दीजिए, तो ये करीब करीब 343 सीटें आती हैं। 343 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को इसमें से करीब 250 सीटें मिल गई थी, 250 से कुछ ज्यादा सीटें मिल गई थी। 50 सीटें इस हिस्से से मिलती रही हैं मैक्सिमम, यहां से 250 तो वो 300 पहुंच गई। अब इस हिस्से से जो 250 सीटें मिलती हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वहां इंडिया गठबंधन को पूरा जोर लगाना चाहिए और इन 250 में से भी करीब करीब 160-170 ऐसी सीटें हैं 100, जहां मैंने पहले भी बताया, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। तो अगर कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाकर कुछ 25-30% भी कर लेती है और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट अपना स्ट्राइक रेट खास तौर से महाराष्ट्र में और बिहार में और यूपी में बढ़ा लेता है और 150 सीटें निकाल जाता है, तो गैर बीजेपी के पास 300 सीटें हो जाएंगी। ऐसे में बीजेपी के पास मैक्सिमम 243 सीटें ही बचेंगी, फिर वही 240 के आसपास आकर अटकती है। तो ये कुल मिलाकर 3 तरह के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। और ये आज की तारीख में अगर चुनाव हुए तो मोटा मोटा ऐसा हिसाब लगाया जा रहा है। जब चुनाव होंगे तब क्या हकीकत स्थिति बनेगी, कैसे चीजें चेंज होंगी, सीट शेयरिंग का मसला दोनों तरफ से कहां जाएगा, उम्मीदवार कहां से कौन घोषित हुआ है और वोट ट्रांसफर किस रूप में होगा नहीं होगा, इन सारी चीजों पर बहुत कुछ हार जीत की चीजें तय होंगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।